Assalamu alaikum students. I'm Samra Butul and it's BSIT second semester and BSCS fourth semester class, and it's the fifth lecture of linear algebra. These are the recommended books. होपफुली आपने इनमें से कोई एक डाउनलोड कर ली होगी और उसको फॉलो कर रहे होंगे. अगर नहीं की तो आप कर लें. जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स अरिथमेटिक. हम लोग मैट्रिसेस डिस्कस कर रहे थे. पिछले 4 लेक्चर्स में हम लोगों ने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, रो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस और यूक्लिडियन एंड फॉर्म, एचेलन फॉर्म, रो एचेलन फॉर्म, रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म, सॉरी. और उसके अलावा लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा आपने, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को. आज के लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स अरिथमेटिक, यानी मैट्रिसेस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस किस तरह से एक्ट करते हैं. Assuming that the sizes of the matrices are such that the indicated operations can be performed, the following rules of matrix arithmetic are valid. Means ये आप लोगों ने इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हुए ये जहन में रखना है कि इसका ऑर्डर सही है. मतलब अगर a प्लस बी लिखा हुआ है तो इट मीन्स a और b का ऑर्डर सेम है और उन्हें ऐड किया जा सकता है. इसी तरह अगर a b या a इंटू बी प्लस सी लिखा हुआ है तो इट मीन्स उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है. उनका ऑर्डर ऐसा है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है. अगर ऐसा हो सकता है नहीं उनको मल्टीप्लाई, तो फिर इनकी ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे. तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए. एडिशन जो है वो मैट्रिसेस में कॉम्यूटेटिव होता है. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले कौन से मैट्रिक्स को लिखकर ऐड कर रहे हैं, तो आपका आंसर दोनों तरह से सेम ही आएगा. नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन. जी, एसोसिएटिव लॉ जो है ये भी मैट्रिसेस में होल्ड करता है. 3 मैट्रिसेस हैं a प्लस बी प्लस सी. आप इनमें से कोई से भी 2 पहले ऐड कर लें, उसके बाद तीसरा ऐड करें, आपका आंसर सेम आएगा. एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन. ए बी सी इज़ इक्वल टू ए बी सी. मतलब आप 3 मैट्रिसेस हैं, आप तीनों में से जौन से मर्ज़ी 2 पहले मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर सेम आएगा अगर आप ऑर्डर ब्रेक नहीं करते. एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ का जो आपने ध्यान रखना है कि जब आप ए बी और सी, इसमें आपने बी सी को पहले मल्टीप्लाई किया और a को प्री मल्टीप्लाई किया बी सी के साथ, इसी तरह ए बी को मल्टीप्लाई किया और फिर इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करना है सी के साथ. ये नहीं आपने करना कि सी को इस साइड पे लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे ऑर्डर उसका वैलिड ही हो और वो हो भी सकता हो मल्टीप्लाई. अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करेंगे ना तो आंसर मे और मे नॉट बी सेम. ठीक है, हो सकता है सेम आ जाए, इन सच सम केसेस आ जाता है, लेकिन यूजुअली नहीं होता सेम. तो इसलिए आपने ये बस ध्यान रखना है कि एसोसिएटिव लॉ में फॉर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन में नहीं. एडिशन में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव है मैट्रिसेस में, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है. ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इन मैट्रिसेस. यूजुअली का वर्ड इसलिए यूज़ होता है क्योंकि समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आ जाता है ना इक्वल आंसर, तो उससे आपने ये नहीं समझना कि हमेशा ही इक्वल आएगा. नेक्स्ट है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी और b प्लस सी इंटू ए इज़ इक्वल टू बी ए प्लस सी ए. राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अच्छा, इसमें इनके नाम आपको याद होने चाहिए. कॉम्यूटेटिव लॉ का क्या मतलब है, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, इनके नाम आपको याद होने चाहिए. समटाइम्स उसको स्टेट करना आ जाता है या प्रूफ करना आ जाता है. तो अगर आपको प्रूफ नहीं भी करना आता, आप लॉ लिखें, कोई भी मैट्रिसेस की एग्जांपल लें अपनी खुद से चूज़ करके और उसको फिर मल्टीप्लाई करके प्रूव कर दें आंसर. वैसे प्रूव यूजुअली क्योंकि आपका सब्जेक्ट मैथ्स ऐसा सच नहीं है तो आपको आएगा तो नहीं, लेकिन अगर आ जाता है तो आपने थ्रू एग्जांपल आपने इसको प्रूव कर देना है. तो इसके लिए आपको लॉज जो है वो पता होने चाहिए कि इसका क्या मतलब है. इसके अलावा मैट्रिसेस में क्या होता है कि ए इंटू बी माइनस सी इज़ इक्वल टू ए बी माइनस ए सी.
इसका भी सेम आंसर आएगा, b माइनस सी इज़ इक्वल टू बी ए माइनस सी ए। ठीक है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है आपने उसके ऑर्डर को ख़राब नहीं करना। अगर ए बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाद में भी दूसरी इक्वेशन की दूसरी साइड में भी ए बाद में ही मल्टीप्लाई होगा, और अगर ए प्री मल्टीप्लाई हो रहा है यानी पहले मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाद में भी पहले ही मल्टीप्लाई होगा। यानी इक्वेशन की दोनों साइड पे या तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होगी या प्री मल्टीप्लिकेशन होगी। a इंटू बी प्लस सी। अब यहाँ पर जो स्मॉल लेटर्स हैं वो ये शो कर रहे हैं कि ये कोई स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब कोई नंबर है, रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 अंडर रूट 2 या कुछ भी। लेकिन जो कैपिटल लेटर्स हैं वो ये शो कर रहे हैं कि ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर आप किसी नंबर दो मैट्रिसेस के सम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या उन्हें इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके ऐड करें, दोनों सूरतों में आपका आंसर सेम आएगा। और सेम यही चीज़ जो है आपकी सब्ट्रैक्शन में भी होती है, यानी a इंटू बी माइनस इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। दो स्केलर्स हैं, उनको ऐड करके आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें या उनको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, आपका आंसर सेम आएगा। और इसी तरह स्केलर्स सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे है। और ये ए बी सी यानी दो स्केलर क्वांटिटी है, उसको सी के साथ मल्टीप्लाई किया यानी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लें या बारी बारी करें। और उसके अलावा नेक्स्ट में है ए बी सी। और ये अच्छा, ये जो लॉज हैं ये आपने प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉरी प्रॉपर्टीज़ या लॉज आप जो भी इसको कहें, आपने ये ऐसा चाह कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है आपने कि क्या सेम आता है और क्या नहीं। मतलब समटाइम्स आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है, या ये इसके इक्वल होती है या नहीं होती, या किसके इक्वल होती है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो ऊपर हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं इनको आपको याद भी होनी चाहिए कि कॉम्यूटेटिव लॉ किसके इक्वल है और इस तरह से। ठीक है, और जी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये जो मैंने आपसे कहा कि अगर आपको इस तरह से कोई प्रूव करना आ जाता है, जिसके चांसेस वैसे कम हैं लेकिन अगर आ जाता है, तो आपने जिस तरह ये एग्जांपल के थ्रू मैंने प्रूव किया है, आप भी इस तरह कोई सी भी रैंडम एग्जांपल लें और कोशिश करें कि इजी एग्जांपल लें और 2x2 मैट्रिक्स की ले लें, ज़्यादा बेटर है ताकि आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा आसान हो जाए। तो आप एक इजी से मैट्रिसेस ले लें, कोई ए बी जितने आपको रिक्वायर्ड है और कोई स्केलर क्वांटिटी, और आप उसको थ्रू एग्जांपल प्रूव कर दें कि ये होल्ड करती है। ठीक है, और जो अहम बात वो ये है कि सिर्फ मैट्रिसेस में कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता, बाकी होल्ड करते हैं, जैसे रियल नंबर्स में प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। तो एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करने के लिए मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ये एग्जांपल ली है मैंने। ए मैट्रिक्स लिया है, इसका ऑर्डर है, क्या है ऑर्डर ए का जी 3/2, और बी का ऑर्डर है 2/2 और सी का ऑर्डर भी है 2/2। तो अब ए बी को मल्टीप्लाई किया जा सकता है क्योंकि इसके कॉलम्स की तादाद ए के कॉलम्स की तादाद बी की रो की तादाद के बराबर है, तो इट मीन्स ये वैलिड है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ए बी को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने का आपको मेथड आता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 यानी 4 + 4 आ गया विच इज़ इक्वल टू 8। ये देखें ए बी नेक्स्ट स्टेप में उसका फर्स्ट एलिमेंट 8 ही है। सेकंड एलिमेंट निकालने के लिए फ़र्स्ट रो का आपने क्या करना है, फ़र्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 + 2 विच इज़ इक्वल टू 5। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 + 4 विच इज़ इक्वल टू 10, सॉरी 12 + 8 विच इज़ इक्वल टू 20। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा 9 + 4 विच इज़ इक्वल टू 13। तो सेकंड रो आपकी आ गई 20 और 13। थर्ड रो के लिए थर्ड रो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपका आंसर आएगा 0 + 2 विच इज़ इक्वल टू 2 एंड 0 + 1 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मैंने मल्टीप्लिकेशन को इसमें आप रिवाइज भी करवा दिया आपको, और अब आप जो है नेक्स्ट जो मल्टीप्लिकेशन है वो खुद करें, चेक करें आपके आंसर क्या ये आंसर्स ठीक हैं स्लाइड में।
तो ए बी फाइंड आउट किया और नेक्स्ट बी सी भी फाइंड कर लिया, ठीक है। अब ए बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे और बी सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। बस ध्यान आपने ये रखना है कि ए बी को सी से जब मल्टीप्लाई करना है तो सी को पोस्ट मल्टीप्लाई करना है, यानी बाद में उसकी राइट साइड पे सी लिखा गया है। और जब बी सी को ए से मल्टीप्लाई करना है तो प्री मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए को लेफ़्ट साइड पे लिख के आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। और आप देखें कि आपके रिजल्टिंग जो मैट्रिसेस हैं उनका आंसर सेम है। राइट, इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है मैट्रिसेस में। इसी तरह आप एसोसिएटिव लॉ विद फॉर एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन भी प्रूव कर सकते हैं, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी प्रूव कर सकते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कर सकते हैं। मतलब इसके लिए आपने कोई भी, और ये एग्जांपल आपका सच याद करने की ज़रूरत नहीं, आप कोई से भी रैंडम मैट्रिसेस लें, कोशिश करें कि 2x2 ऑर्डर का लें और इक्वल ही ऑर्डर के ले लें ताकि आपको कोई फर्दर कन्फ्यूजन हो ही ना। जैसे अब इस एग्जांपल में तो मैंने समझाने के लिए ए जो है वो 3x2 ऑर्डर का ले लिया, लेकिन आपके लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इजी वे में उसको प्रूव करें, ठीक है। जी, कंसिडर द मैट्रिसेस A and B. Multiplying gives AB is equal to this and BA is equal to this. Thus, AB is not equal to BA. राइट अब इस एग्ज़ाम्पल में ये एग्ज़ाम्पल ए और बी दो मैट्रिसेस लिए हैं और उनको मल्टीप्लाई करके प्रूव कर दिया कि कॉम्यूटेटिव लॉ इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड, ठीक है, ये ट्रू नहीं होता। लास्ट लेक्चर्स में आई थिंक से एक एग्ज़ाम्पल थी ऐसी जिसमें इनका आंसर सेम आया था। वो कोई स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे सेम भी आ जाता है, लेकिन यूजुअली ये सेम नहीं होता। जी, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, if A is a square matrix and if a matrix B of the same size can be found such that AB is equal to BA is equal to I, then A is said to be invertible and B is called an inverse of A. If no such matrix B can be found, then A is said to be singular. इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यहाँ पर इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू हम उस इन्वर्स की बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर दें और आंसर जो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि वो दूसरा मैट्रिक्स ए का इन्वर्स है, ठीक है। और इसमें ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, चाहे आप ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से, दोनों सूरतों में आपका आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट ही आना चाहिए, तभी जो है बी इज़ कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए। और दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि सब मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। अगर इफ़ नो सच मैट्रिक्स बी कैन बी फाउंड देन ए इज सेड टू बी सिंगुलर। सिंगुलर कहते हैं अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उसे इन्वर्टिबल या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। नॉन सिंगुलर भी कहते हैं और इन्वर्टिबल भी कहते हैं। इन्वर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, अब इसमें ना एक डिफरेंस है थोड़ा सा। इन्वर्स 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का मेथड थोड़ा इजी और 3x3 मैट्रिक्स से डिफरेंट है। 3x3 और उसके ऑनवर्ड जितने भी मैट्रिसेस हैं उनका अब मैट्रिक्स इन्वर्स निकालने का मेथड सेम ही है, ठीक है, लेकिन 2x2 का स्लाइटली डिफरेंट है। तो 2x2 एक मैट्रिक्स है, तो उसका इन्वर्स फाइंड आउट किया गया। उसके लिए फॉर्मूला आपको गिवन है जी, A इज़ इक्वल टू ABCD एक अगर मैट्रिक्स है, इज़ इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ AD माइनस BC इज़ नॉट इक्वल टू 0। AD और BC इसके डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके उनका डिफरेंस लिया है। अगर इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कोई नंबर आ जाता है 0 के अलावा, तो फिर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और वो इन्वर्स किसके इक्वल होगा? A इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/AD माइनस BC एडजॉइंट ऑफ ए। ये इसके साथ जो मैट्रिक्स है, इट इज़
एडजॉइंट ऑफ ए, इट इज़ कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। और ये कैसे हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिलता है? जो प्राइमरी डायगनल एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, और जो सेकेंडरी डायगनल एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, प्राइमरी डायगनल एलिमेंट्स यानी ए और डी, और सेकेंडरी डायगनल एलिमेंट्स मतलब बी और सी, प्राइमरी की पोजीशन चेंज करते हैं और सेकेंडरी का के साइन चेंज करते हैं। तो ये आपका ए इनवर्स है, इसको निकालने का मेथड यही है। ये जो वैल्यू है ए डी माइनस बी सी, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कहा जाता है। तो अब इस फॉर्मूले के थ्रू आप किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड ए डी माइनस बी सी, यानी उसके प्राइमरी डायगनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट, और अगर उसका आंसर ज़ीरो नहीं आता इट मीन्स उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो यू कैन फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स, राइट। जी, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर 2 मैट्रिसेस गिवन है, एग्जांपल्स हैं, आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स को आप देखें, ए इज़ इक्वल टू 6 1 और 5 2। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट इसको कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया ए डी माइनस बी सी फाइंड आउट करने का। तो आप इसको फाइंड करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 7, और ये ज़ीरो नहीं है, इट मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका इन्वर्स क्या आएगा? ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/7। जी, प्राइमरी डायगनल एलिमेंट्स की आप पोजीशन चेंज कर देंगे और सेकेंडरी डायगनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देंगे, और उसके बाद डिटर्मिनेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आपका इन्वर्स आ गया। अब आप चेक भी कर सकते हैं, आप ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें या ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आई आएगा। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ इस केस में क्या है, 2x2 में 1 0 0 1, राइट। दूसरा मैट्रिक्स है ए इज़ इक्वल टू -1 2 3 -6। इसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे विच इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इसका मैट्रिक्स इन्वर्स नहीं निकल सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपकी कैलकुलेशन स्टॉप हो जाएगी कि इट्स नॉट इन्वर्टेबल। Elementary matrices and a method for finding A inverse. Definition 1. Matrices A and B are said to be row equivalent if either can be obtained from the other by a sequence of elementary row operation. ये पहले भी आपने किया, ये डेफिनेशन पढ़ी है। रो ऑपरेशन, रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कौन से मैट्रिसेस होते हैं? दो मैट्रिसेस रो इक्विवेलेंट होते हैं। अगर एक पे कोई रो ऑपरेशन करके दूसरा मैट्रिक्स आपको मिले तो हम उन दोनों मैट्रिसेस को रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कहते हैं। अब वो जो रो ऑपरेशन थे, 3 थे रो ऑपरेशंस आपके पास। क्या थे वो रो ऑपरेशंस? किसी भी रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर देना। नंबर 2, किसी भी रो को नॉन ज़ीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना। नंबर 3, किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड कर देना। ये 3 प्रोसीजर्स जो थे इन्हें हम रो ऑपरेशंस कहते हैं, और इन ऑपरेशंस से जो हमें रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलता है उससे हम रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहते हैं। इसी की हेल्प से हमने मैट्रिसेस को एचेलन फॉर्म में एंड रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब इन्हीं ऑपरेशंस की हेल्प से हम ए इन्वर्स भी फाइंड करना सीखेंगे, और इन ऑपरेशंस की हेल्प से आप 2x2 का, 3x3 का एंड ऑनवर्ड जो सा भी आपका हाई ऑर्डर का मैट्रिक्स है आप उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे शायद मैंने पहले नहीं कहा, इन्वर्स जो है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी 2x2, 3x3, 4x4 अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सेकेंड डेफिनेशन ये है, एन n/n मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स इफ इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम n/n आइडेंटिटी मैट्रिक्स In बाय परफॉर्मिंग अ सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स है इफ इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द n/n
आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय परफॉर्मिंग अ सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो उसे एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। यूजिंग रो ऑपरेशंस टू फाइंड ए इनवर्स। अब रो ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए हम ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये इस एग्जांपल से आपको समझ आएगा। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स गिवन है, ये 3x3 ऑर्डर का है, 1 2 3 2 5 3 1 0 8। तो प्रोसीजर क्या है, द कंप्यूटेशंस आर एज फॉलोज। आपने क्या करना है, एक मैट्रिक्स आपने लिखना है जिसका आपने इन्वर्स फाइंड करना है, और उसकी दूसरी साइड पे आपने मैट्रिक्स लिख लेना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या आप अलग अलग भी लिख सकते हैं दोनों मैट्रिसेस को, या इस तरह दरमियान में पार्टीशनिंग करके भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने पहले ए मैट्रिक्स पे इस तरह से रो ऑपरेशंस करने हैं कि आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, या मैं कहूँ कि आपके पास रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म आ जाती है, वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन जाता है ना। अगर वो बन जाता है तो लेकिन रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म इसलिए इसको नहीं कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म में ज़रूरी नहीं है कि हर रो पिछली सक्सेसिव रो में पिछली रो से एक ही ज़्यादा ज़ीरो हो, उसमें दो भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ज़्यादा बेटर है। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है जिसका आपने इन्वर्स फाइंड करना है, आपने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर पे जो एलिमेंट है वो 1 चाहिए, यहाँ पर 1 ही है, वेरी गुड। और सेकंड रो का पहला एलिमेंट 0 होना चाहिए, वो नहीं है, 2 है। और थर्ड रो में 1 है। इन दोनों 2 और 1 को आप हमने 0 करना है, और 0 करने के लिए हम रो ऑपरेशन करेंगे। We added -2 times the first row to the second and -1 times the first row to the third, राइट। यानी फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड करेंगे, और फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड करेंगे, जिससे हमें फर्स्ट एलिमेंट दोनों 0 0 मिल जाएंगे, और बाकी एलिमेंट्स हमारे एज सच आ जाएंगे। यानी सेकंड रो हमारी होगी 0 1 -3 एंड द थर्ड रो इज़ 0 -2 5। आप ये कैलकुलेशंस चेक भी कर सकते हैं। और यही प्रोसीजर जो हमने किया, अच्छा माइंड में हमारे सिर्फ यही है कि हमने इसको एलिमेंट को इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। रिज़ल्ट में जो चेंजेस आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो पहले था उसमें जो चेंजेस आएंगे वो आपने एज इट इज़ ही करने हैं। मतलब ये देखें, फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड किया, तो सेकंड रो आपकी क्या बन गई, -2 1 0। और जो थर्ड रो में ऐड किया तो -1 0 1। ठीक है, उसमें भी आपने साथ साथ वही प्रोसीजर करते जाना है, राइट, वही ऑपरेशंस। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें सेकंड रो में पहला एलिमेंट 1 चाहिए, वेरी गुड, वो तो 1 आ गया खुद ही। लेकिन थर्ड रो में जो दूसरा एलिमेंट है वो हमें 0 चाहिए, वो 0 नहीं है। उसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड कर देंगे, तो हमारी थर्ड रो क्या बन जाएगी, 0 0 और -1। लेकिन साथ ही साथ हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की थर्ड रो क्या बन जाएगी, -5 2 और 1, राइट। तो यानी ये जो रो ऑपरेशंस आप इस पे कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं, साथ ही वो जो पहले से आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उस पर भी वो ऑपरेशंस होते जा रहे हैं, और वो कोई और मैट्रिक्स बनता जा रहा है। क्लियर। अब आप इस मैट्रिक्स में देखें, इसमें अब आपको और क्या चाहिए, एक तो थर्ड रो को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके अलावा अभी 3 एलिमेंट्स हैं जिन्हें हमने 0 बनाना है। 2 एलिमेंट हैं फर्स्ट रो के और 1 एलिमेंट है सेकंड रो का। इसके लिए क्या प्रोसीजर करना है देखते हैं जी। तो वी मल्टीप्लाइड थर्ड रो बाय -1, एक स्टेप में ये किया, और नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया है जी, -3 को 0 बनाना है। उसके लिए हमें थर्ड रो को 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, वी एडेड 3 टाइम्स द थर्ड रो टू द सेकंड रो। इससे क्या होगा, हमारी सेकंड रो में 0 आ जाएगा। और क्या करना पड़ना, और एक और चीज़ भी करेंगे हम जी। वही सब यहाँ आप कह दें, वी एडेड -3 टाइम्स थर्ड रो टू द फर्स्ट रो।
फर्स्ट रो में भी कर दें, क्योंकि उससे क्या होगा, फर्स्ट रो का 3 भी ज़ीरो हो जाएगा। और लेकिन जो आइडेंटिटी आपका पहला आइडेंटिटी मैट्रिक्स था उसमें भी कुछ चेंजेस आ जाएंगे और ये इस तरह से आपका जो है मैट्रिक्स बनेगा। और लास्ट अब आपका स्टेप रह गया है, आपने 2 को भी ज़ीरो में चेंज करना है। उसके लिए वी हैव टू ऐड -2 टाइम्स द सेकेंड रो टू द फर्स्ट रो। क्लियर? आपको समझ आ रहा है? ये रो ऑपरेशंस काफ़ी प्रैक्टिस की है, अब इसकी समझ आ रही है। लेकिन ये लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर भी मैट्रिसेस पे है, उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों का नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज़। मैट्रिसेस आसान है लेकिन इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये ऑपरेशंस करते हुए कैलकुलेशन में कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। इंशाल्लाह नहीं होगी, ध्यान से कीजिएगा जी। अभी आपका बन गया जो मैट्रिक्स में हम बनाना चाह रहे थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेफ़्ट साइड वाला वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, और जो पहले से आइडेंटिटी था वो कुछ और बन गया। अभी जो कुछ और बना है एक्चुअली ये हमारा इन्वर्स है, यही हमारा आंसर है। तो ए इन्वर्स क्या है, -40, 16, 9, ये यहाँ पे देखें लिखा हुआ है। ए इन्वर्स आपका ये आ गया। आप चाहें तो ए और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है, तो 2/2 मैट्रिक्स का क्योंकि इन्वर्स निकालना आसान है, इसलिए हम वही मेथड यूज़ करेंगे जो मैंने आपको बताया, लेकिन आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। और 3/3 या ऑनवर्ड अगर हायर ऑर्डर के मैट्रिसेस आ जाते हैं आपके पास, उसका इन्वर्स निकालने के लिए हम ये रो ऑपरेशंस वाला मेथड यूज़ करते हैं। अब बात ये है कि उसमें तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा एग्जिस्ट करता है इन्वर्स या नहीं। तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, या हर मैट्रिक्स का, हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर इसी लेक्चर में आपको मिलेगा आगे। शोइंग दैट अ मैट्रिक्स इज़ नॉट इन्वर्टिबल। अगर कोई मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता और हम उस पर रो ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? इसमें एक एग्जांपल है, ठीक है। 1 6 4 2 4 -1 -1 2 5। आपने इसका इन्वर्स निकालना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। तो उसके लिए आपने क्या किया, एक साइड पे मैट्रिक्स लिखा, दूसरी साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा, ऑपरेशन स्टार्ट किए आपने। -2 टाइम्स फर्स्ट रो को ऐड किया सेकंड में, एंड थर्ड रो में फर्स्ट रो वैसे ही ऐड कर दी, और आपके पास 0 0 आ गए। साथ ही आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी चेंजेस आए। नेक्स्ट अब आपका काम है थर्ड रो को ज़ीरो आप बनाना चाहते हैं, यानी उसमें एक और ज़ीरो आप ऐड करना चाहते हैं। तो वी एडेड द सेकेंड रो टू द थर्ड रो। और ऐसा क्यों जा रहे हैं आप? क्योंकि आप जो है वो ज़ीरो चाह रहे हैं ना सेकेंड रो में, थर्ड रो में 2 ज़ीरो होने चाहिए, तो उसके लिए आपने सेकेंड रो को थर्ड रो में ऐड कर दिया, और ये देखें आपके पास थर्ड रो पूरी की पूरी ज़ीरो हो गई। तो ये तो कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगी। तो इसका मतलब आपका ये मैट्रिक्स जो है इट्स नॉट इन्वर्टिबल, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, अब रो ऑपरेशंस में मैंने पहले भी आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आपने यही वाले ऑपरेशंस फॉलो करने हैं। कुछ चीज़ें तो सेम ही रहती हैं, क्योंकि आपने ज़ीरो बनाना है जहाँ पर, या 1 बनाना है, तो आपको वही प्रोसीजर करना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट भी हो जाता है। उससे आपकी कैलकुलेशंस रॉन्ग नहीं होती। समटाइम्स ये होता है कि थोड़ी आसान या थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अब आप इसको भी अगर आप किसी और तरीके से भी करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास ये एक रो ज़ीरो हो जाएगी, चाहे वो फर्स्ट सेकंड या थर्ड कोई सी भी रो हो, लेकिन कोई एक रो ऐसी होगी जो ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगी पूरी, यानी आपके पास कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगा। तो आप इसे क्या कहेंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। Equivalent statement: if A is an n by n matrix then the following statements are equivalent, that is all true or all false। equivalent statement का ये मतलब होता है कि अगर इनमें से एक सही है तो उसका मतलब बाकी सारी भी सही होंगी, और अगर एक गलत है तो बाकी सारी भी गलत होंगी। और वो स्टेटमेंट्स क्या है? इफ़ A is invertible then AX is equal to 0 has only the trivial solution। अगर A का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो एक होमोजीनियस
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर है तो उसका सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर आपको याद हो तो आपसे कहा था कि उसके दो टाइप के सोल्यूशन होते हैं, यहाँ तो उसका सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन ही होता है, यहाँ उसके ट्रिवियल के साथ इन्फिनिट मैनी मोर सोल्यूशंस भी होते हैं। तो अगर A इज़ इन्वर्टिबल देन इट हैज़ ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। थर्ड स्टेटमेंट है द रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म ऑफ A इज़ IN, ठीक है, आइडेंटिटी बन जाएगा। A इज़ एक्सप्रेसिबल एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस, A को एलिमेंट्री मैट्रिसेस की प्रोडक्ट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सारी स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं, अगर एक सही है तो बाकी सारी भी सही होंगी, राइट। जी, आज का लेक्चर आपका इतना ही था। आपने इन्वर्स निकालना सीखा 3/3 मैट्रिक्स का। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इंशाल्लाह इन्वर्स ही फाइंड करेंगे, लेकिन उसके डिफरेंट मेथड्स आपको बताऊंगी कि कैसे आप इन्वर्स जो है वो और भी तरीक़ों से निकाल सकते हैं, 3/3 ऑर्डर या ऑनवर्ड ऑर्डर का। 2/2 मैट्रिक्स का जो है इन्वर्स वो इसी तरह आपने फाइंड आउट करना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बी सेफ।